Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi and here I am with another important topic, that is transposable elements. Okay, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के साथ क्या है प्रॉब्लम, या हम ये कह लें कि क्या चीज़ मैटर करती है, वो ये है कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे एग्जाम में, है ना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से हो सकता है ना देखने को मिले पेपर में। मैं इसीलिए हर टॉपिक से पहले बता देता हूँ कि किस टॉपिक की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो आप ये नहीं करोगे कि आप इसको एकदम ही निगलेक्ट कर दोगे या इग्नोर कर दोगे, आप इसको देखोगे ज़रूर एक बार। मतलब आप क्या कहते हैं, आप क्लास अटेंड करो, आप उसको एक बार इसके नोट्स बनाओ और जब भी पेपर से पहले इसको एक बार देख के ज़रूर जाना। जो इसके टाइप्स हैं, ये क्या होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट और टाइप्स किस तरीके के हमको देखने को मिलते हैं, है ना, तो वो चीज़ ज़रूर से देख के जाना। अगर हम बात करें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को समझने की, तो मतलब क्या है ट्रांसपोजेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए एलिमेंट क्या हूँ, एबल हूँ, है ना। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है डीएनए या डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो ये डीएनए सीक्वेंस, ये जीन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की एबिलिटी रखते हों, उनको हम कहते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे कि अ डीएनए सीक्वेंस दैट इज एबल टू मूव और इंसर्ट इटसेल्फ एट अ न्यू लोकेशन इन द जीनोम, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। सपोज पहले क्या था कि एक ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 7, ठीक। इस क्रोमोसोम नंबर 7 का यहाँ से एक डीएनए का पार्ट उठा और मूव कर गया किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू, या किसी भी टाइप का वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, मूव कर गया क्रोमोसोम नंबर 10 पे, ठीक है, और यहाँ पे जाके इंटीग्रेट हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि डीएनए का ये सेगमेंट ट्रांसपोज हो गया क्रोमोसोम नंबर 10 पे। तो अगर कोई एलिमेंट एबिलिटी रखता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोज होने की, तब उस एलिमेंट को हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कहते हैं, या उस डीएनए सीक्वेंस को हम ट्रांसपोजेबल या ट्रांसपोजोन कहते हैं, ठीक है। इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी, या सबसे पहले जो प्रिडिक्ट किया था कि ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांसपोजोन्स होते हैं, वो बारबरा मैक्लेंटॉक ने किया था। यहाँ से ये चीज़ पूछी जाती है कि बारबरा मैक्लेंटॉक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो किस चीज़ में था और उन्होंने क्या सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो बेसिकली बारबरा मैक्लेंटॉक ने मेज में, यानी कि कॉर्न में, ये सबसे पहले पता किया था इन 1940s, इन लेट 1940s, कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जैसी कोई चीज़ होती है, या उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा उन्होंने क्या किया था, शी फाउंड दैट सर्टेन जेनेटिक एलिमेंट्स वर मूविंग फ्रॉम वन साइड टू एन एंटायरली डिफरेंट साइड इन दी क्रोमोसोम, ठीक है। उनको ऐसा मिला था कि हमारे जो जीनोम है, या जो जीनोम मेज का था, उसमें कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स यानी कि कुछ डीएनए के सेगमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने उन जीन्स का नाम दिया था जंपिंग जीन्स। जो जीन्स जंप कर रहे थे, उन्होंने उस जीन का नाम दिया था जंपिंग जीन्स। फिर उन्होंने इस फिनोमेनन को प्रिडिक्ट किया कि हाँ ये फिनोमेना हो रहा होगा, और उन जीन्स का नाम उन्होंने जंपिंग जीन्स वहां पे दे दिया। तो इस फिनोमेनन से इनको क्या देखने को मिला, दिस फिनोमेनन ऑफ चेंजिंग साइट्स ऑफ जेनेटिक एलिमेंट्स एज ट्रांसपोजिशन एट दोज जेनेटिक एलिमेंट्स वर कॉल्ड बाय हर कंट्रोलिंग एलिमेंट्स और जंपिंग जीन्स, ओके। तो उन्होंने इसका इस तरीके से नाम दिया। बेसिकली बारबरा मैक्लेंटॉक से पहले इस तरीके के फिनोमेनन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं किया था। तो बारबरा मैक्लेंटॉक ने इसको ये चीज़ बताई कि ऐसी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जंपिंग जीन्स का नाम दिया था। बाद में अलेक्जेंडर ब्रिंक ने इन जंपिंग जीन्स का नाम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स दिया, ठीक है। तो जब बारबरा मैक्लेंटॉक ने इसको डिस्कवर किया था या प्रेडिक्ट किया था, तब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इसका नाम नहीं था, ठीक है। फिर 1960 में ये बैक्टीरिया में भी डिस्कवर कर लिए गए। तो बेसिकली क्यों होते हैं ये, अगर हम अपनी समझ से समझना चाहें क्या ज़रूरत है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की, तो जनरली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इसलिए होते हैं ताकि आपका जो इवोल्यूशन है, जो जेनेटिक चेंजेस हैं, वो वक्त के साथ धीरे धीरे होते रहें। अगर एक
डीएनए का पार्ट एक जगह से उठ के किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जा रहा है, जाहिर सी बात है या तो किसी जीन को वो स्विच ऑफ करेगा या किसी जीन को वो स्विच ऑन करेगा या उसकी कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें इवॉल्व होना है तो हमें अपने डीएनए चेंजेस जो हैं वो जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो लाने पड़ेंगे, और ये जेनेटिक चेंजेस का काफ़ी जो हमारा मतलब भार है उसका ये हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स उठाते हैं। ठीक है, आपके ह्यूमंस हों या यूकैरियोट्स हों, बाकी एनिमल्स हों, आपके प्लांट्स हों, बैक्टीरिया हों, सभी में आपको ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ओके, और हमको पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं। तो बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो किस बेसिस पे इनकी टाइप्स को मतलब डिफरेंशिएट किया गया है, किस बेसिस पे इनकी टाइप्स को इधर से उधर किया गया है। तो हो क्या रहा है कि एक साइट है, एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम से इस जेनेटिक एलिमेंट को, इस डीएनए को उठ के किसी दूसरे क्रोमोसोम में इंसर्ट होना है। तो अब बेसिकली ये कैसे होंगे, ठीक है, और इनके एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के, या हम ये कह लें कि इस तरीके के ट्रांसपोज होने के 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं या 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो टाइप्स इसी चीज पर डिटरमाइन हो रहे हैं कि ये चीज कैसे हो रही है। कहीं ये पार्ट खुद कट होके जा रहा है, कहीं ये पार्ट एक कॉपी बना रहा है तब जा रहा है, कहीं ये पार्ट एक आरएनए कॉपी बना रहा है और उसके बाद मूव कर रहा है। तो उस बेसिस पे ट्रांसपोजोन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन, हमारे रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो, और वो आपको याद रखना है कि कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन में क्या हो रहा है, उसके एग्जांपल क्या है, रेप्लिकेटिव में क्या हो रहा है, उसके एग्जांपल क्या है, और रेट्रो में क्या हो रहा है और उसके एग्जांपल क्या है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कट एंड पेस्ट में क्या होगा, रेप्लिकेटिव में क्या होगा और रेट्रो में क्या होगा। ठीक है, तो ये हमको अलग अलग चीजें देखने को मिल रही। बेसिकली मैकेनिज्म्स हैं जो कि डीएनए जो है वो यूज कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के लिए। तो सबसे पहली चीज के बारे में अगर हम बात करें कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म की या कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन की, तो आप खुद समझ पा रहे होगा यहाँ पे हमको क्या मिल रहा होगा। भाई कट एंड पेस्ट है, ठीक है, इसका मतलब एक जगह से आप कट करोगे और दूसरी जगह पेस्ट कर दोगे। सभी लोग कंप्यूटर यूज करते हो, सभी लोग ये बात जानते हो कि वहां पे कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट के 2 ऑप्शन होते हैं जब हम किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से मूव करना चाहते हैं। अब सपोज अगर मैं यहां से यहां तक के टेक्स्ट को क्या करूं, सेलेक्ट कर लूं, और उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, कॉपी और कट, ठीक, और मुझे इसे कहीं और मूव करना है। तो अगर मैं कॉपी करूंगा तो ये चीज यहां भी रहेगी और जहां मुझे मूव करना है वहां भी रहेगी, लेकिन अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये चीज यहां से गायब हो जाएगी और जहां पे इसको ले जाएंगे या जहां पेस्ट करेंगे सिर्फ वहीं पे ये चीज रहेगी। तो वही चीज यहाँ पे भी है, कट एंड पेस्ट में अगर एक क्रोमोसोम के, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 7 पे डीएनए सेगमेंट था जिसको मूव करना है और वो वहां से कट हो जाता है, तब फिर जो हमारा दूसरा क्रोमोसोम है जहां पे वो इंटीग्रेट होगा, जहां पे वो जाके ऐड होगा, सिर्फ वहीं पे हमको वो डीएनए का सेगमेंट मिलेगा और हमारे जो सोर्स क्रोमोसोम था जहां से ये आया था वहां से गायब हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम कहते हैं कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन या कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट मैकेनिज्म, है ना। तो जो हमको देखने को मिल रही है, दे ट्रांसपोज बाय एक्ससिजन और कटिंग of the transposable sequence from one position in the genome and its insertion, that is pasting, to another portion within the genome। ठीक है, कोई भी वो दूसरा क्रोमोसोम हो सकता है। इस प्रोसेस को करने के लिए एक हमको एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसपोजेस। उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसपोजेस एंजाइम। तो बेसिकली कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म जो है ट्रांसपोजिशन की, वो 2 ट्रांसपोजेस सब यूनिट्स के साथ मिलकर पूरी होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक डीएनए का सेगमेंट है, इसको मैं सर्कुलर बना रहा हूं, ये डीएनए का सेगमेंट है और आपको यहां से यहां तक का डीएनए क्या करना है, निकालना है, एक्साइज करना है। तो इस डीएनए के सेगमेंट पे एक इस एंड पे ट्रांसपोजेस यूनिट बाइंड करेगी और एक इस एंड पे ट्रांसपोजेस यूनिट बाइंड करेगी। ये यहाँ कट करेगी, ये यहाँ कट करेगी, तब हमको ये डीएनए का सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। और फिर उसको हम जहाँ इंटीग्रेट कराना चाहते हैं वहाँ जाके इंटीग्रेट
करा सकते हैं। ओके, तो जो हमको डीएनए टारगेट डीएनए निकालना है उसके दोनों ही एंड पे जो हमारा क्या कहते हैं आपका ट्रांसपोजेज एंजाइम है वो बाइंड करेगा। तो क्या ज़रूरत है इन ट्रांसपोजेज एंजाइम की? बेसिकली ये जो ट्रांसपोजेज एंजाइम है ये दोनों एंड पे बाइंड करेंगे जब डीएनए के, तो जो एक्सिशन है, जो कट है जो हमको डीएनए पे क्रिएट करना है वो यही ट्रांसपोजेज एंजाइम कट करवाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो कुछ हमारे ये सीक्वेंस हैं, यानी कि ये हमारे पार्ट है, हमारा टारगेट डीएनए जिसे हमें मूव कराना है एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोजेज जो है वो सबसे पहले बाइंड कर जाएंगे दोनों ही साइड पे। ये जो ग्रीन कलर के आपको गोल गोल दिख रहे हैं ये हमारे ट्रांसपोजेज एंजाइम है। तो दो सब यूनिट एंजाइम की बाइंड कर जाएंगी, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, या एक लेफ्ट एंड पे एक राइट एंड पे। बाइंड करने के बाद ये कुछ ट्रांसपोजिशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम ट्रांसपोजेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या ट्रांसपोजेज ट्रांसपोजोन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजोन ट्रांसपोजेज कॉम्प्लेक्स। तो ये बनता है जब तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक्ससिशन होता है, यानी कि जो हमारा सोर्स डीएनए था वहां से इस पार्ट को कट कर लिया जाता है। फिर इसको हम टारगेट साइट पे रिकॉग्नाइज करके जहां पे इसको ऐड कराना होता है वहां पे उसका इंसर्शन करवा देते हैं। तो बेसिकली एक जगह से आपका डीएनए उठेगा और किसी दूसरे साइट पे जाके वो डीएनए का जो पार्ट है वो ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोजोन ट्रांसपोजेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसको इंटीग्रेट करवाता है एक साइड से दूसरे साइड तक, या एक साइड से दूसरे साइड तक ले जाके इंटीग्रेट कराने का काम हमारा ट्रांसपोजेज ट्रांसपोजोन कॉम्प्लेक्स या ट्रांसपोजेज एंजाइम करवाता है। तो बेसिकली इसके आपको एग्जांपल कौन से याद रखने हैं? आपको याद रखने हैं IS एलिमेंट, P एलिमेंट इन मेज, होबो एलिमेंट इन ड्रोसोफिला। क्योंकि यहाँ से अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो जैसा आएगा कि आपको 3, 4, 5 एलिमेंट लिखे होंगे और आपको ये बताना होगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सा मैकेनिज्म यूज करके ट्रांसपोजोन एक्टिविटी शो कर रहा है ना। तो ये हमको यहाँ पे देखना होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन का मतलब क्या हो रहा होगा, रेप्लिका। ठीक है, कॉपी, और वो कॉपी ऐसे ही नहीं एज इट इज कॉपी बनेगी रेप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, रेप्लिकेशन में हमको पता है कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक तरीके से कॉपी एंड पेस्ट, है ना। जैसे अभी हमने कट एंड पेस्ट किया था, अब हम कर रहे हैं कॉपी एंड पेस्ट। और कॉपी एंड पेस्ट की अब सभी लोग को एक खास बात पता है कि जहां पे भी, जहां से आप कॉपी करोगे वहां पे भी वो चीज रहेगी, और जहां आप पेस्ट करोगे वहां भी वो चीज आ जाएगी। तो बेसिकली अब आपके पास आप जो उस डीएनए का, स्पेसिफिकली उस डीएनए का डबल कॉपी होगी, या हम ये कह लें कि डबल उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, डबल उसका नंबर होगा। तो अगर इवोल्यूशन में हम देखें तो किसी चीज़ की डोज बढ़ाना हमारी बॉडी में, किसी चीज़ की डोज को कंपनसेट करना, है ना, या किसी की डोज को इफेक्ट करना, इन सब का काम हमारे ट्रांसपोजोन ही कर रहे हैं। सपोज एक डीएनए का सेगमेंट किसी एक क्रोमोसोम के एक पार्ट से 10 एंजाइम बना रहा है, अब उसकी कॉपी बनाई गई और उसको कहीं और ऐड कर दिया गया, तो अब हमें उसी सेल में 20 एंजाइम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही वो वहां से कहीं और चला जाएगा, हमें 30 एंजाइम मिलने लगेंगे। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं जिन्होंने एवोल्यूशन को बढ़ावा दिया, जिन्होंने एक ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शनैलिटी है उसमें बदलाव लाया। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये ट्रांसपोज करते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू या रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म के थ्रू। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डोनर साइट है जहां से डीएनए सेगमेंट लिया जा रहा है वो अनचेंज रहती है। ठीक है, जो टारगेट साइट है वहां पे तो इंसर्शन होगा, नया डीएनए वहां पे ऐड होगा, लेकिन जो डोनर साइट है वो एकदम अनचेंज रहती है, वहां पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस वहां से एक एलिमेंट को उठाया गया, उसको रेप्लिकेटिव कॉपी बनाई गई और उस रेप्लिकेटिव कॉपी को किसी रिसिपिएंट डीएनए में या जहां हमें भेजना है वहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ गेन ऑफ 1 कॉपी ऑफ ट्रांसपोजोन। पूरे ट्रांसपोजोन की कॉपी का एक गेन हो रहा है, एक कॉपी बढ़ रही है हमारे पास, है ना। और बोथ जो डोनर हैं और जो रिसिपिएंट हैं दोनों के पास ही वो डीएनए हमको देखने को मिलेगा। एक एक ट्रांसपोजेबल सीक्वेंस दोनों में हमको देखने को मिलेगा ट्रांसपोजिशन के बाद।
ये हमारा डोनर डीएनए है ट्रांसपोजॉन के साथ। यहाँ पे क्या हुआ कि एक डीएनए कॉपी की सिंथेसिस हुई और इस डीएनए कॉपी को इंसर्ट करा दिया गया रिसिपिएंट डीएनए में, और फिर ये रिसिपिएंट डीएनए भी इस सीक्वेंस के साथ जरूरी है और डोनर डीएनए भी इस ट्रांसपोजॉन के साथ है। तो बेसिकली आपके जो पहले एक कॉपी थी जीनोम में वो अब 2 कॉपी हो गई हैं। तो हर ट्रांसपोजिशन के साथ आपकी कॉपी जो है वो बढ़ती जाएगी। कट एंड पेस्ट में ऐसा नहीं था, कट एंड पेस्ट में कॉपी बराबर थी, लेकिन अब यहाँ पे कॉपी बढ़ती चली जा रही है। इसका एग्जाम्पल है TN3 एलिमेंट्स बैक्टीरिया में, जो कि इसके एक अच्छे एग्जाम्पल है हमारे कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म वाले ट्रांसपोजॉन टाइप के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइप के मैकेनिज्म में कौन सा एलिमेंट हमारे सामने निकल के आ रहा है। थर्ड मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो है रेट्रो एलिमेंट्स। रेट्रो एलिमेंट्स बेसिकली रेट्रो एलिमेंट्स, जैसे हमने देखा ना कि वायरसेस होते हैं, रेट्रो वायरसेस क्या करते हैं, वो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं, जैसे कि हमारा HIV। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं हमारी एक्टिविटी क्या अपना आरएनए इंसर्ट करके उसको डीएनए बनवाते हैं। ठीक है, कौन सा एंजाइम वहां पे हमको देखने को मिलता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पे एक डीएनए सेगमेंट है। ठीक है, इस डीएनए सेगमेंट को एक्सप्रेस करके आरएनए बनवाया जा रहा है। ठीक है, और फिर इस आरएनए से हम बना रहे हैं cDNA कॉपी, किसकी मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। एक बार ये cDNA कॉपी बन गई, फिर हम उसको cDNA कॉपी क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होगी तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। फिर एक बार ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास बन गया, तब हम इसको इंसर्ट करवा देंगे जहां भी हम चाहते होंगे या जिस भी टारगेट साइट पे हम चाहते होंगे वहां पे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका जो डीएनए सेगमेंट है, जो डीएनए का आपका पार्ट है, वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो डीएनए का सेगमेंट था वो सिंगल था, अब इंसर्शन के बाद हमको डीएनए का जो सेगमेंट है वो डबल देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2 हमको जो डीएनए सेगमेंट है वो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये ट्रांसपोजिशन जो है वो कैसे होता है, दिस ट्रांसपोजिशन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स the synthesis of DNA by reverse transcription, okay, RNA to DNA by using elements RNA as a template। ठीक है, जब एलिमेंट से जो डीएनए एलिमेंट है हमारा उससे आरएनए बन जाएगा, तो उस आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके हम क्या करेंगे, cDNA सिंथेसाइज करेंगे, और फिर उस cDNA को एज ए टेम्पलेट यूज करके हम उसके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट कर देंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रांसपोजिशन में एक आरएनए इंटरमीडिएट हमको देखने को मिलता है, जो अभी तक हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा था, ना कट एंड पेस्ट में ना कॉपी एंड पेस्ट में, है ना। और ये आरएनए जो है वो यूज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। यहाँ पे ट्रांसपोजेज एंजाइम एक्टिव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है डीएनए उसको हम डबल स्ट्रैंडेड बना लेते हैं, किसकी मदद से, उसको हमारा cDNA से डबल स्ट्रैंडेड बना देते हैं हम अपने प्रोसेस की मदद से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम जहां भी टारगेट साइट होती है, जहां पे रिसिपिएंट डीएनए ले जाना होता है, वहां पे हम उसको एड ऑन करवा देते हैं। तो बेसिकली वी स्टार्ट विद डोनर डीएनए विद रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स, ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, आरएनए बनता है, आरएनए से cDNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, cDNA से डीएनए बनता है, हमारी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसिस होती है, और फिर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम जहां चाहते हैं वहां एंटर कर देते हैं। तो इसके भी जो हमारे पास फाइनल वो निकल के आएगा रिजल्ट, उसमें भी हमको डबल कॉपी देखने को मिलेगी, एक रिसिपिएंट डीएनए विद रेट्रो ट्रांसपोजॉन और एक डोनर डीएनए विद रेट्रो ट्रांसपोजॉन। तो यानी कि ये रेट्रो ट्रांसपोजॉन हमको दोनों ही जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 मैकेनिज्म है मेजर जो उसमें डिटरमाइन या जिसमें डिफरेंशिएट किया हुआ है हमने अपने इस पूरे ट्रांसपोजॉन्स की फैमिली को। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कौन से ऐसे मेजर हमको एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, या अगर हम कुछ एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास निकल के आ जाता है इंसर्शन सीक्वेंसेस या IS एलिमेंट्स। ठीक है, ये जनरली हमको बैक्टीरिया में मिलते हैं, है ना। जो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं ये हमको बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, अलग अलग साइट पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के इनका इंसर्शन जो है वो होता रहता है।
IS एलिमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। IS एलिमेंट से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली IS एलिमेंट कंटेन्स ITRs, दैट इज इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स। इनके टर्मिनल पे दोनों 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं। मतलब आप इस साइड लेफ्ट से राइट पढ़ो एक क्या कहते हैं उसको सीक्वेंस को, और आप दूसरे सीक्वेंस को राइट टू लेफ्ट पढ़ो दूसरे उसमें, तो दोनों ही एक दूसरे से कंप्लीटली इन्वर्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टर्मिनल सीक्वेंस दिया हुआ है वो है ATCCG, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ो तो भी क्या होगा, ATCCG, सेम, ठीक है। तो इस तरीके के इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स हमको देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी पहचान है, जो कि इसको अलग बनाते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे ई कोलाई में। IS एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली छोटे होते हैं, अराउंड 2500 जो है हमको बेस पेयर का देखने को मिलता है। अपना जो इंसर्शनल सीक्वेंस है, सीक्वेंस ही इंसर्ट होता है, लेकिन ये जो टर्मिनल सीक्वेंस है, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स हैं, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारा ट्रांसपोज एंजाइम है वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ठीक है, या वो इसी को पहचान के बाइंड करता है दोनों साइड, किसको, हमारे जो ITRs हैं उस पर, ठीक है। तो ITRs प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द IS एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फीचर विच इनेबल्स देयर मोबिलिटी, है ना। ITR प्रेजेंट इन द IS एलिमेंट ऑफ ई कोलाई यूजुअली रेंज बिटवीन 18 to 40 बेस पेयर्स। तो जनरली 18 to 40 बेस पेयर्स के हमको इन्वर्टेड रिपीट देखने को मिलेंगे दोनों ही साइड, और इन पे बहुत ज़्यादा मोबिलिटी डिटरमाइन करती है, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग जो है वो हमको देखने को मिलेगी। तो अगर 5 प्राइम के एक साइड से आप पढ़ोगे और 5 प्राइम की दूसरी साइड से पढ़ोगे दूसरे स्ट्रैंड में, तो दोनों में आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो सिमिलर मिलेगा। तो इस तरीके के सिमिलर सीक्वेंसेस को हम इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स बोलते हैं, है ना। और बहुत सारी कॉपीज, बहुत सारे तरीके के हमको IS एलिमेंट देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में, जैसे कि IS 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हमको अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन द ITRs and the IS sequences that are present in the middle। ओके, तो एक तो ये एलिमेंट है, एक और हमारे पास P एलिमेंट है जो कि हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारे डेवलप हो जाते हैं कि P एलिमेंट आखिर क्या होता है। तो बेसिकली P एलिमेंट हमको ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे एक फिनोमेना कॉज करते हैं, ये हाइब्रिड डिसजेनेसिस, ठीक है। हाइब्रिड डिसजेनेसिस जो कि एक स्टेरिलिटी डिसऑर्डर है या स्टेरिलिटी कंडीशन है, जिसमें जो हमारा मेल है वो क्या, स्टेराइल हो जाता है। ये P एलिमेंट्स अराउंड 2.9 किलो बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, है ना। और इसमें भी 31 बेस पेयर लॉन्ग इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स हमको देखने को मिलते हैं, है ना। और हाई रेट जो है P एलिमेंट ट्रांसपोजिशन का हाइब्रिड डिसजेनेसिस कॉज कर देता है। तो बेसिकली P एलिमेंट जो है वो खुद से ट्रांसपोजेज एंजाइम को इनकोड करते हैं, और उसी की मदद से इनका ट्रांसपोजिशन जो है वो हमको एक जगह से दूसरी जगह देखने को मिलता है। और इन P एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम कुछ जो फॉरेन जीन्स है ड्रोसोफिला में, उसको भी इंसर्ट करवा सकते हैं, या ऐसा ड्रोसोफिला खुद से भी कर सकता है। ओके, तो ये चीजें जो हमको देखने को मिलती हैं, बेसिकली P एलिमेंट्स आपको याद रखने की हमें कहाँ पे मिलते हैं, है ना। और हाइब्रिड डिसजेनेसिस इन्हीं की वजह से होती है। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, बेसिकली द IS एलिमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, एंडोन्यूक्लियस, क्लीवेज साइट, इंटीग्रेस साइट, और 50 बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट। आप खुद से एक बार आंसर करने की कोशिश करना, उसके बाद इसको रिज्यूम करना। सो द करेक्ट आंसर इज 50 बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट्स। ओके, देन द डायरेक्ट रिपीट्स in the IS element are present within the transposon, upstream the inverted repeat, within the inverted repeat, or downstream the inverted repeat। So the correct answer is within the inverted repeat। Okay, जो कि हमको डायरेक्ट रिपीट देखने को मिलते हैं। The enzyme that catalyzes the transposition of an IS element is called polymerase, transcriptase, integrase, or transposase। So the correct answer of this question is transposase। So that's all for this lecture। I hope you guys like it। So do let us know if you have any query regarding anything। You know what you have to do is just have to join the Telegram channel for the discussion, and you can visit this website, and also you can just contact for any query on these given contact details। Thank you so much।